हेलो गाइस, वेलकम टू रॉनी ट्यूटोरियल। आज हम देखने वाले हैं ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज। गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सपोर्ट किया है वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आने वाले डीएसबीएम के एग्जाम में ये जो वीडियो मैंने बनाया इसमें के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, our first question is a formal record of all transactions relating to changes in particular item is called dash। मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है अकाउंट, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग, एसेट्स। गाइस, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मतलब आपका छोटा ट्रांजैक्शंस, भले वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, उसका रिकॉर्ड हुआ जाता है। क्यों रिकॉर्ड हुआ जाता है? क्योंकि वो आपका क्या होता है, एक अकाउंट, आपका एक अकाउंट है, उस अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं या डेबिट हो रहे हैं आपके अकाउंट से, तो उसका क्या वो जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका रिकॉर्ड हुआ जाता है। तो उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? मैंने ऑप्शन दिया है अकाउंट, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड एसेट। Your correct answer is account. Yes, a formal record of all transactions relating to changes in particular item is called account. Account है जहां पर जिसका छोटा सा छोटा ट्रांजैक्शन भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। Second, public company can be formed by minimum of dash person. गाइस, मैं यहाँ पर पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, प्राइवेट की नहीं ना, बैंक की, मैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम मिनिमम मतलब कम से कम कितने लोग चाहिए शुरुआत करने के लिए? तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2, 50, 7 और 10। So your correct answer is 7. Yes, public company can be formed by a minimum of 7 person. याद रखना, प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 है, पर पब्लिक के लिए मिनिमम 7 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना आप ले सकते हो। सो योर करेक्ट आंसर इज 7। थर्ड, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द डैश एक्ट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बिजनेस होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल जो शेयर्स को बढ़ाते हैं, मल्टीपल करते हैं, आप पैसे को डिपॉजिट करते हो, आपके पैसे के लिए वर्क करते हैं, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, कम से कम 10 लोगों से वो शुरू होता है, वो जो कंपनी है, वो जो सोसाइटी है, तो वो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई एक्ट से उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1911, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1940 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1941। गाइस, याद रखना, योर करेक्ट आंसर इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। यस, 1912 का जो एक्ट बनाया हुआ है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। फोर्थ, EOQ स्टैंड्स फॉर। देखो, EOQ के ऊपर क्वेश्चन तो आ सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला इकोनॉमिक ऑर्डर कोटेशन, सेकंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी, तीसरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड फोर्थ है नन। सो EOQ is stands for economic order quantity. So your correct answer is option C, economic order quantity. Fifth, the perpetual inventory system comprises of। perpetual inventory मतलब दोस्तों कि अभी आपने एक मेडिकल स्टोर ओपन किया, तो आपने एक ऐसा सिस्टम आपके यहाँ पर रखा कि अगर कोई दवाई बाहर जा रही तो उसका भी आपके पास अपडेट है, या कोई दवाई आपके स्टॉक में आ रही तो उसका भी अपडेट आपके पास है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री कहीं ना कहीं वो अपडेट रखने का काम करता है। जो बैलेंस है, कोई मेडिसिन आपने दिया तो उसके बाद कितना, अभी 40 है, 40 में से आपने 2 दे दिए, तो जो 38 है वो आपका बैलेंस है, तो वो कौन मेंटेन करता है? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो उसमें कौन कौन आते हैं? बिन कार्ड, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, स्टोर लेजर एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये जितना भी बिन कार्ड, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, स्टोर लेजर, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के। सो योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 6, The scarp results when the material become obsolete due to change in design.
याद रखो एक ऐसा स्कार्प कब कब पता चलता है कि वो स्कार्प है, स्कार्प का स्कार्प मतलब रेसिड्यू, हाँ कचरा, जो मतलब यूजलेस मटेरियल है, वो कब पता चलेगा मटेरियल जो यूजलेस है, जब जो आपका मटेरियल वो ऑब्सोलीट हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन डिजाइन। ऑब्सोलीट मतलब आप उसको अप्रचलित बोल सकते हैं या तो उसको पुराना भी बोल सकते हैं। तो वो कौन सा स्कार्प आता है? लेजिटिमेट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कार्प, डिफेक्टिव स्कार्प, ऑल ऑफ द अबव। एंड योर करेक्ट आंसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्कार्प। यस, जो स्कार्प है जो ऑब्सोलीट हो जाता है वो किसके अंडर में आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्कार्प। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि बाहर का जो बाहर का स्ट्रक्चर उसमें अगर चेंजेस आ गए तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कार्प है। एडमिनिस्ट्रेटिव में बनाने के टाइम में ना, अब यहाँ पर चेंज इन डिजाइन में कहीं ना कहीं बनाने के समय मिस्टेक हुआ रहेगा, तो इसीलिए उसे क्या बोल सकते हैं हम? एडमिनिस्ट्रेटिव स्कार्प। 7 EXIM। ये जो EXIM का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये जो बैंक का नाम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैंक का नाम है, was launched on EXIM Bank of India was launched on। मैंने ऑप्शन दिया है 1 जनवरी 1982, 3 मार्च 1955, 14 मार्च 1955 एंड 1 मार्च 1955। गाइस कभी कभी कैसा होता है कि तीन ऑप्शंस जो होते हैं वो अगर सेम ईयर के होते तो हमें लगता है कि आंसर वही होता है, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सबसे यूनिक है 1 जनवरी 1982 इज अ करेक्ट आंसर। EXIM बैंक है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है इंडिया का, वो कब लॉन्च हुआ है? 1 जनवरी 1982। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। 8 डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंट में, जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो कौन से कंसेप्ट के अंदर आता है? मैंने यहाँ पर लिखा है एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड एंड ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। गाइस जब हम डबल एंट्री का नाम लेते हैं तो क्या याद आता है? ड्यूअल। डबल का दूसरा नाम क्या है? ड्यूअल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। यस, जो डबल एंट्री सिस्टम है किसके अंदर आता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। योर करेक्ट आंसर इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। 9 द लेजर इज द बुक ऑफ डैश। लेजर क्या है? बुक ऑफ, उसको क्या और क्या बोलते हैं? लेजर को और क्या बोलते हैं? मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। पहला ऑप्शन देखो क्या है? द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को बोला जाता है, जनरल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, तो वो तो नहीं होगा। अब बचे लास्ट के तीन ऑप्शन। सेकंड देखो, द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। यस, लेजर को बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन देखो, द बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड। यस, लेजर को द बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड भी बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज लास्ट ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। लेजर को बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी बोलते हैं और बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड भी बोलते हैं। 10 डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट, अरे DSBM का बात, इधर एसिड कहां से आ गया? तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है करंट रेशियो। गाइस बता दूं, करंट रेशियो को हम और वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते हैं। करंट को वर्किंग कैपिटल, क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, सॉल्वेंसी को हम लेवरेज रेशियो बोलते हैं, नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो क्विक रेशियो है हम उसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज क्विक रेशियो व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो। होप सो गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको किसी MCQ का PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर भी बता सकता हूँ। और गाइस प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।